हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एचएससीबी सिद्धांत की एप्लीकेशनों के बारे में कि एचएससीबी सिद्धांत की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो मैं यहां पर आप लोगों के लिए एचएससीबी सिद्धांत के पहले नंबर की एप्लीकेशन ले रहा हूं, जिसका नाम है संकुलक का स्थायित्व, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम एचएससीबी सिद्धांत की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए एचएससीबी सिद्धांत को पढ़ाया था। तो एचएससीबी सिद्धांत में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर कठोर का हुआ या मृदु मृदु का हुआ तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, अर्थात स्थायी होते हैं। लेकिन यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हुआ या मृदु कठोर का हुआ तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात अनस्टेबल होते हैं। अब देखो, आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों के लिगेंड होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह, और जो धातु होती है, जो मेटल होती है, वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कठोर अम्ल के साथ कठोर क्षार जुड़ा हुआ है या मृदु अम्ल के साथ मृदु क्षार जुड़ा हुआ है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अर्थात स्टेबल होते हैं। लेकिन यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कठोर अम्ल के साथ मृदु क्षार जुड़ा हुआ है या मृदु अम्ल के साथ कठोर क्षार जुड़ा हुआ है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात अनस्टेबल होते हैं। एक बार मैं फिर से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एचएससीबी सिद्धांत का क्या कॉन्सेप्ट था। तो एचएससीबी सिद्धांत का ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों का कि अगर कॉम्बिनेशन कठोर अम्ल का अगर कठोर क्षार के साथ हो रहा है, कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन कठोर क्षार के साथ हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स आप लोगों को क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। ठीक है ना। और इस कंडीशन में भी आप लोगों को कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा कि मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर मृदु क्षार के साथ हो रहा है, मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर मृदु क्षार के साथ हो रहा है तब भी आप लोगों का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। ठीक है ना। इस कंडीशन में भी आप लोगों का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको तो हम क्या बोलते हैं, हार्ड एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। चलो ठीक है। इस कंडीशन में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा एचएससीबी थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि आप लोगों का मेटल और लिगेंड का कॉम्बिनेशन इस तरीका से हो गया जैसे कि कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर मृदु क्षार के साथ हो गया है, कठोर अम्ल का कॉम्बिनेशन मृदु क्षार के साथ हो गया या मृदु अम्ल का कॉम्बिनेशन अगर कठोर क्षार के साथ हो गया तो आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स होगा, आप लोगों का जो संकुल होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर इंग्लिश लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट एसिड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बेस बोलते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एचएससीबी सिद्धांत किस तरीका से कॉम्प्लेक्सों की स्टेबिलिटी को बताती है। ठीक है ना। एचएससीबी सिद्धांत क्या बात बोलती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कठोर अम्ल का कठोर क्षार के साथ अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है या मृदु अम्ल का मृदु क्षार के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऐसे संकुल क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, अर्थात स्टेबल होते हैं। लेकिन यदि आप लोगों का कठोर अम्ल के साथ मृदु क्षार जुड़ा हुआ है या मृदु अम्ल के साथ कठोर क्षार जुड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात अनस्टेबल होगा। ठीक है ना। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, उन एग्जांपलों से ये आप लोगों की एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए जब एचएससीबी सिद्धांत को पढ़ाया था तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे। उन एग्जांपलों को एक बार फिर से ले लेता हूं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट का। ठीक है ना। तो देखो, मैं यहां पर आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट को ले रहा हूं। ठीक है ना। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं COF6-3। ठीक है ना। COF6-3। अब हम लोगों को ये पता लगाना है
कि जो COF6-3 कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो इसका पता हम किससे लगा सकते हैं, HACB सिद्धांत के आधार पर हम लोग इसका पता लगा सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल होगा। चलो ठीक है, इसका हम क्लासीफाई करते हैं। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए बात बताई थी कि जब भी मेटल और लिगेंड का आप लोग क्लासीफाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप किनको देखना, लिगेंडो को देखना। पहले लिगेंडो का पता लगाना, क्योंकि लिगेंडो का पता लगाना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। मेटल तो आप लोगों को पता है, बहुत सारी मेटल है आप लोगों की, तो मेटल का पता लगाने में शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना, आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन लिगेंडो की पहचान करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बता रखी है कि किसी भी लिगेंड के अंदर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला अगर फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो उन सभी लिगेंडों का जो व्यवहार होगा वो सभी लिगेंड होंगे वो कौन होंगे, आप लोगों के कठोर क्षार होंगे, अर्थात हार्ड बेस होंगे। बात समझ में आ गई। और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ, कोई भी हो सकता है, वो कार्बन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वो सभी कौन होते हैं, आप लोगों के मृदु क्षार होते हैं, अर्थात सॉफ्ट बेस होते हैं। तो देखो, इसका क्लासीफाई करते हैं। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स को देखा, तो हमने किसको देखा, फ्लोरीन को देखा। फ्लोरीन को देखते ही हम लोग समझ गए कि फ्लोरीन कौन होता है, कठोर क्षार होता है, अर्थात हार्ड बेस होता है। तो यहां पर हम लोगों को पता लग गया कि जो फ्लोरीन होता है वो कौन होता है, कठोर क्षार होता है, अर्थात ये कौन होता है, आप लोगों का हार्ड बेस होता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम कोबाल्ट की। तो आप लोगों को पता है कोबाल्ट मेटल है, और जो मेटल होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह। तो यहां पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +3। यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। और इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कोबाल्ट की डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मेटल की पहचान करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि किसी भी मेटल की डी ऑर्बिटल में अगर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, मतलब D1 से D9 का कॉन्फ़िगरेशन है या फिर D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो सभी मेटल, वो सभी धातु कठोर अम्लों की तरह व्यवहार करती है, मतलब हार्ड एसिड की तरह व्यवहार करती है। तो कॉमन सी बात है, यहां पर कोबाल्ट की डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। या ऐसे बोल सकता हूं, यहां पर डी ऑर्बिटल आप लोगों की कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है। तो अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई नहीं है तो यहां पर ये कोबाल्ट किसकी तरह व्यवहार करेगा, कठोर अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ये कोबाल्ट आप लोगों का कठोर अम्ल की तरह, अर्थात हार्ड एसिड की तरह ये व्यवहार करेगा। अब देखो, हम लोगों को यहां पर क्या बात सामने निकल के आई है कि यहां पर कोबाल्ट किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर अम्ल की तरह। और ये जो आप लोगों का फ्लोरीन है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर क्षार की तरह। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो HACB सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जो अम्ल और क्षार का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसको हो रहा है, कठोर का, अर्थात हार्ड का। तो HACB सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। क्योंकि HACB थ्योरी इस बात को बोलती है कि अगर कठोर अम्ल के साथ कठोर क्षार जुड़ा हुआ है या मृदु अम्ल के साथ मृदु क्षार जुड़ा हुआ है तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्थायी होगा, अर्थात स्टेबल होगा। तो इस तरीका से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो, यहां पर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर 2 को ले लेता हूं। आपकी बार मैं किसको ले लेता हूं, Ag, ठीक है ना। आपकी बार मैंने किसको ले लिया, Ag(I2-) इस कॉम्प्लेक्स को मैंने आप लोगों को सामने ले लिया। अब हम लोगों को यह पता लगाना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले वही क्लासीफाई करते हैं। तो मैंने क्लासीफाई के लिए आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि सबसे पहले आप लोगों को लिगेंडो को देखना है, ठीक है ना। लिगेंड के बाद ही आप लोग मेटल को देखना। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि यहां पर लिगेंड कौन है, हम लोगों का आयोडीन है, और लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह। तो आयोडीन को देखते ही हम लोग समझ गए कि आयोडीन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, मृदु क्षार जैसा होगा, अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। आयोडीन कौन हो गया, आप लोगों का मृदु क्षार हो गया, अर्थात आयोडीन यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। बात समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं हम Ag की। तो Ag आप लोगों को पता मेटल है, ठीक है ना। Ag आप लोगों को पता मेटल है, और मेटल किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्ल की तरह व्यवहार करती है। तो यहां पर Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कितनी, +1, ठीक है ना। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, +1। और Ag की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो d ऑर्बिटल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि अगर मेटल की डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या मेटल की डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है तो वो मेटल किसकी तरह व्यवहार कर देंगे, मृदु अम्ल की तरह, अर्थात सॉफ्ट एसिड की तरह। तो यहां पर जो Ag+ हुआ ये आप लोगों का क्या हुआ, मृदु अम्ल,
ठीक है ना। Ag प्लस आप लोगों का कौन हो गया, मृदु अम्ल हो गया, अर्थात ये हो गया आप लोगों का सॉफ्ट एसिड। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन बना है वो किसका बना है, मृदु अम्ल और मृदु क्षार का कॉम्बिनेशन बना है। तो HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो आप लोगों का क्या होगा, स्थायी होगा अर्थात स्टेबल होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस तरीका से हम पता लगा सकते हैं कि HCl सिद्धांत के आधार पर कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। चलो ठीक है, कितने एग्जांपल हो गए, दो। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, यहां पर ले लेता हूं मैं एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना। अब की बार एक काम करता हूं, क्या इस आयोडीन को मैं किसके साथ जोड़ देता हूं, कोबाल्ट के साथ जोड़ देता हूं। तो ये अगला कॉम्प्लेक्स बन गया हम लोगों का CO माइनस के 3, ठीक है ना, CO माइनस के 3। और हम लोगों को पता लगाना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो चलो ठीक है, HCl सिद्धांत के आधार पर पता लगाते हैं। तो वो हम इसका क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले लिगेंडो को देखते हैं। तो आयोडीन के बारे में हम जानते हैं कि आयोडीन कौन होता है, आयोडीन होता है हम लोगों का मृदु क्षार, अर्थात ये होता है हम लोगों का सॉफ्ट बेस, ठीक है ना। आयोडीन हम लोगों का क्या होता है, सॉफ्ट बेस होता है। और कोबाल्ट के बारे में तो मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि यहां पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी, +3, ठीक है ना। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहां पर जो कोबाल्ट जो व्यवहार कर रहा है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कठोर अम्ल की तरह, अर्थात हार्ड एसिड की तरह, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों का हार्ड एसिड, ठीक है ना, हार्ड एसिड। तो HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो कॉम्प्लेक्स होगा आप लोगों का वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। क्योंकि यहां पर जो अम्ल और क्षार का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर मृदु का, मतलब हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। और HCl थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कॉम्बिनेशन हार्ड सॉफ्ट का हो रहा है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं अर्थात अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ आप लोगों का, ये कॉम्प्लेक्स आप लोगों का क्या हुआ, अस्थायी हुआ अर्थात अनस्टेबल हुआ। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो यहां पर ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर 4। और इसमें मैं क्या करता हूं कि जैसे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Ag के साथ कौन जुड़ी हुई है, आयोडीन। तो अब की बार एक काम करता हूं, Ag के साथ मैं किसको जोड़ देता हूं, फ्लोरीन को जोड़ देता हूं। तो अगला कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों का AgF2-। अब इसका हमें पता लगाना है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है क्या अनस्टेबल है। तो इसका भी पता हम HCl सिद्धांत के आधार पर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि इसका क्लासिफाई करते हैं। तो देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि लिगेंड हम लोगों को कौन है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन लिगेंड को देखते ही हम लोग समझ गए कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर इन तीनों में से कोई सा भी प्रेजेंट हुआ तो वो लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करेगा, कठोर क्षार की तरह। तो यहां पर ये कौन हो गया आप लोगों का, कठोर क्षार हो गया, ठीक है ना, अर्थात ये हो गया आप लोगों का हार्ड बेस, ठीक है ना। कठोर क्षार हो गया अर्थात ये क्या हो गया आप लोगों का, हार्ड बेस हो गया। और Ag के बारे में अभी बताइए कि यहाँ पर Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। और +1 और Ag की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई होती है। अर्थात यहाँ पर जो Ag का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने आप लोगों के लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि किसी भी डी ब्लॉक की धातु का अगर उसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है अर्थात उसकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है तो जो वो मेटल होती है, जो धातु होती है वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु अम्लों की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिडों की तरह। तो यहां पर जो आप लोगों की Ag है ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है, मृदु अम्ल की तरह व्यवहार कर रही है, अर्थात ये कर रही है यहां पर सॉफ्ट एसिड की तरह व्यवहार। तो यहां पर जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो किसका हुआ है, मृदु अम्ल और कठोर क्षार का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HCl सिद्धांत का अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है अर्थात अनस्टेबल होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी आप लोगों का क्या हो गया, अस्थायी होगा अर्थात अनस्टेबल हो गया। पहले तो ये बात बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि HCl सिद्धांत के आधार पर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों की जो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट चल रही थी वो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट होती है। मतलब जो HCl सिद्धांत की आप लोगों की जो पहले नंबर की एप्लीकेशन है वो पहले नंबर की एप्लीकेशन आप लोगों की कंप्लीट होती है, जिसमें हमने डिस्कशन किया है संकुलों का स्थायित्व, ठीक है ना। मतलब HCl सिद्धांत के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं HCl सिद्धांत की दूसरे नंबर की एप्लीकेशन को ले रहा हूं और इस दूसरे नंबर की एप्लीकेशन में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा कि जो हैलोजन अम्ल होते हैं उनकी अम्लीय प्रकृति का निर्धारण हम HCl सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, मैं दूसरे नंबर की एप्लीकेशन को भी आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम उसका डिस्कशन करेंगे कि किस तरीका से HCl सिद्धांत हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति को एक्सप्लेन करता है। तो देखो बोर्ड की तरफ आप लोग, तो देखो इसको मिटा देता हूं मैं आप लोगों के लिए और एप्लीकेशन नंबर 2 को ले लेता हूं, ठीक है ना।
जिसका नाम है हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। तो देख लो, उसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो, अब मैं एचएससीबी सिद्धांत की आप लोगों के दूसरे नंबर की एप्लीकेशन को ले रहा हूं, जिसका नाम है हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। हैलोजन अम्लों की हैलोजन अम्लों की हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, ठीक है ना। हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण, ये एचएससीबी सिद्धांत की आप लोगों की दूसरे नंबर की एप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है ना। एचएससीबी सिद्धांत के आप लोगों के दूसरे नंबर की एप्लीकेशन कौन सी है? हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। मतलब एचएससीबी सिद्धांत के आधार पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस हैलोजन अम्ल की तो अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है और किस हैलोजन अम्ल की अम्लीय प्रकृति सबसे कम होती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए हैलोजन अम्लों को लिख देता हूं कि हैलोजन अम्ल हम लोगों के कौन कौन से हैं। तो देखो, हैलोजन अम्ल हम लोगों के वो 4 है। एक तो हम लोगों को कौन है? HI है, ठीक है ना। एक हम लोगों का कौन है? HBr है। एक हम लोगों का कौन है? HCl और एक हम लोगों का कौन है? HF है। ये चारों कौन होते हैं? हैलोजन अम्ल होते हैं। और इनको अम्ल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो H+ को बाहर निकालते हैं वो अम्लीय गुणों को शो करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को पता है कि हैलोजन फैमिली के जितने भी तत्वों की सबकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इन पर सब पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो ये सभी हैलोजन अम्ल H को प्लस के रूप में बाहर निकालते हैं, इसीलिए इनके अम्लीय गुण होते हैं, अर्थात इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है। तो हम लोगों को अब एचएससीबी सिद्धांत के आधार पर यह समझना है कि किस हैलोजन अम्ल की तो अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है और किस हैलोजन अम्ल की प्रकृति सबसे कम होती है और क्यों। बात समझ में आ गई ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसके अम्लीय क्रम का ऑर्डर लिख देता हूं, ठीक है ना। अम्लीय क्रम का ऑर्डर ये हुआ कि HI की जो अम्लीय प्रकृति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है? HBr की, उससे कम किसकी होती है? HCl की, और सबसे कम जो अम्लीय प्रकृति होती है वो किसकी होती है? HF की। लेकिन अगला क्वेश्चन ये हो गया आप लोगों का कि ठीक है सर, ये बात तो हमने मान ली कि HI के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं, उससे कम HBr के होते हैं, उससे कम HCl के होते हैं और उससे कम किसके होते हैं? HF के होते हैं। लेकिन क्यों भाई? अगर इसके अम्लीय गुणों को हम सबसे ज्यादा बता रहे हैं तो इसके अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं और इसके अम्लीय गुण हम सबसे कम बता रहे हैं? तो इसके अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इसके अम्लीय गुण सबसे कम होते हैं? क्योंकि अम्लीय गुणों का आप लोगों को पता, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये अम्लीय गुणों को शो कर रहा है? कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ है, कोई भी कंपाउंड हुआ, हम कैसे पता लगाते हैं कि ये अम्लीय गुणों को शो कर रहा है नहीं कर रहा है? तो देखो, हम H+ के आधार पर पता लगाते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ या कोई भी कंपाउंड हुआ, अगर वो अपने H+ को आसानी से बाहर निकाल रहा है तो वो अम्लीय गुणों को शो करता है और वो आप लोगों का कौन होता है? प्रबल अम्ल होता है, अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ या कोई भी कंपाउंड हुआ, अगर वो अपने H+ को आसानी से बाहर नहीं निकाल रहा है या धीरे धीरे बाहर निकाल रहा है तो हम ये बोल सकते हैं उसके अम्लीय गुण कम होते हैं, या उसको हम दुर्बल अम्ल भी बोल सकते हैं, वीक एसिड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पर हमने हैलोजन फैमिली के तत्वों के बारे में ये बोला है कि जो हैलोजन अम्ल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होते हैं वो किसके होते हैं? HI के होते हैं। उससे कम किसके होते हैं? HBr के होते हैं। उससे कम किसके होते हैं? HCl के होते हैं। और सबसे कम अम्लीय गुण किसके होते हैं? HF के होते हैं, ठीक है ना। तो एचएससीबी सिद्धांत इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि HI के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा क्यों होते हैं और HF के अम्लीय गुण सबसे कम क्यों होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि HF के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अपने H+ को जितनी आसानी से बाहर निकालता है उसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होने चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इन बाकी के हैलोजन तत्वों की कंपेयर में क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, इसको H+ पहले से निकालना चाहिए। तो इसको अगर H+ पहले से निकालना चाहिए तो इसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है कि हैलोजन अम्लों में इसके अम्लीय गुण तो सबसे कम होते हैं। तो इसी चीज को कौन एक्सप्लेन करती है? एचएससीबी थ्योरी। किस तरीका से एक्सप्लेन करती है वो चीज मुझे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इनका क्लासीफाई कर लेता हूं। तो देखो, क्लासीफाई करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं H+ और H- के बारे में। क्या जो H होता है वो प्लस फॉर्म में तो क्या होता है? कठोर अम्ल होता है, और माइनस फॉर्म में वो कौन होता है? मृदु क्षार होता है। मैं साइड में लिख देता हूं, अगर H पर प्लस चार्ज है तो उस कंडीशन में उसको आप लोग क्या बोलोगे? कठोर अम्ल बोलोगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलोगे आप लोग? हार्ड एसिड बोलोगे। लेकिन यदि H पर माइनस चार्ज है तो उस कंडीशन में H किसका रोल अदा करता है? मृदु क्षार का रोल अदा करता है, ठीक है ना। मृदु क्षार का रोल अदा करता है, अर्थात इस कंडीशन में ये कौन होता है? सॉफ्ट
बेस होता है। अब मैं आप लोगों के लिए ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब H पर प्लस चार्ज होता है तो वो कठोर अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करता है, और H पर जब माइनस चार्ज होता है तो वो मृदु क्षार की तरह व्यवहार क्यों करता है। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो लिगेंड की जो डेफिनेशन होती है, वो क्या डेफिनेशन होती है। लिगेंड की ये डेफिनेशन होती है कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो सभी कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि H प्लस के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। जब H प्लस के पास में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं तो मेटल को क्या डोनेट करेगा। इसलिए ध्यान में रखना H प्लस कभी भी आप लोगों का लिगेंड नहीं हो सकता, क्योंकि H प्लस के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। जबकि लिगेंड की डेफिनेशन क्या होती है कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, लिगेंड की तरह। लेकिन H प्लस के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो ये लिगेंड तो नहीं हो सकता। इसीलिए जो H प्लस होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, कठोर अम्ल की तरह, अर्थात हार्ड एसिड की तरह। चलो ठीक है, अब बात करता हूं मैं H माइनस की। तो आप लोगों को पता है कि लोन पेयर के पास में और नेगेटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये अगर अपने इलेक्ट्रॉनों को मेटल को दे दें तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लिगेंडों की तरह। तो H माइनस होता है वो आप लोगों को कौन होता है, लिगेंड होता है, और ये किसकी तरह व्यवहार करता है, मृदु क्षार की तरह, अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह। क्योंकि कठोर क्षार की तो मैंने आप लोगों के लिए पहचान करना बताया है कि किसी भी लिगेंड के अंदर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर फ्लोरीन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, तो वो सभी लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर क्षार की तरह। और इनके अलावा कोई भी प्रेजेंट हुआ, चाहे वो आप लोगों का फास्फोरस हो सकता है, चाहे वो आप लोगों का सल्फर हो सकता है, चाहे वो आप लोगों का क्लोरीन हो सकता है, चाहे वो आप लोगों का आयोडीन हो सकता है, फिर आप लोगों का H माइनस हो सकता है। उस कंडीशन में ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु क्षारों की तरह। कठोर क्षारों को ध्यान में रख लेना, बाकी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। कठोर क्षार की क्या पहचान है कि किसी भी लिगेंड के पास में अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ और वो अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो कठोर क्षार होंगे, और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ वो सभी कौन होते हैं, आप लोगों के मृदु क्षार होते हैं, अर्थात वो सभी आप लोगों को कौन होते हैं, सॉफ्ट बेस होते हैं। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हेलोजन अम्लों का हम क्लासिफाई करते हैं। तो इधर देखिए, यहां पर मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि हेलोजन अम्लों में सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किसके होते हैं, HI के, और सबसे कम अम्लीय गुण किसके होते हैं, HF के। जबकि होने किसके चाहिए थे सबसे ज्यादा, HF के सबसे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युतता सबसे ज्यादा होती है, तो उसको H प्लस जल्दी से रिलीज करना चाहिए, जल्दी से बाहर निकालना चाहिए, तो इसकी अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इसकी अम्लीय गुण तो सबसे कम होते हैं। इसी चीज को एक्सप्लेन कौन कर रही है, यहाँ पर HACB थ्योरी। चलो ठीक है, इनका क्लासिफाई करते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है यहाँ पर हेलोजन फैमिली के जितने भी तत्व हैं उन पर सब पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस और आयोडीन पर माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस, Br पर माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन पर प्लस, Cl पर माइनस, यहाँ पर ये H क्या होगा, प्लस होगा, और F आप लोगों का कौन सा होगा, माइनस। क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के जो चारों तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी विद्युतता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने की वजह से इन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी का हाइड्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो ये H को प्लस के रूप में बाहर निकालते हैं, तभी तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन अम्ल। अम्ल का मतलब समझ गए कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन H को प्लस के रूप में बाहर निकालते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन अम्ल बोलते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि जो H प्लस हुआ वो आप लोगों को कौन हुआ, कठोर अम्ल हुआ। H प्लस कौन हुआ, आप लोगों को कठोर अम्ल, अर्थात ये क्या हो गया, आप लोगों का हार्ड एसिड हो गया। चलो ठीक है, आयोडीन के बारे में आप लोगों को पता है, आयोडीन आप लोगों को कौन हो गया, मृदु क्षार हो गया। ठीक है ना, आयोडीन आपका क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। आयोडीन आप लोगों का क्या हो गया, सॉफ्ट बेस हो गया। अब इधर देखिए, ये तो हमने किसके बारे में डिस्कशन कर लिया, HI के बारे में। अब हम HF के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो H प्लस आप लोगों का कौन है, कठोर अम्ल। यहाँ पर जो आप लोगों का H प्लस है वो आप लोगों को कौन है, कठोर अम्ल, अर्थात ये हो गया आप लोगों का हार्ड एसिड। ठीक है ना, H प्लस कौन हो गया, आप लोगों को कठोर अम्ल हो गया, अर्थात हार्ड एसिड हो गया। और फ्लोरीन के बारे में तो हम सभी को पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो कौन होता है, आप लोगों का कठोर क्षार। ठीक है ना, अर्थात ये कौन हो गया, आप लोगों का हार्ड बेस हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आप लोगों का हार्ड बेस हो गया। अब देखो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पर रखना, अभी सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। HACB सिद्धांत के अकॉर्डिंग जिनका कॉम्बिनेशन कठोर मृदु का हो रहा है या मृदु कठोर का हो रहा है, ऐसे कंपाउंड, ऐसे अणु या ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो गौर से यहां पर देखिए कि जो HI का कॉम्बिनेशन हो रहा है वो HI का कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, कठोर अम्ल और मृदु क्षार का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HACB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। तो जो आप लोगों का HI हुआ हेलोजन अम्लों में,
ये आप लोगों का क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात ये क्या होगा, आप लोगों का अनस्टेबल होगा, क्योंकि HI के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर अम्ल का और मृदु क्षार का। और ऐसा कॉम्बिनेशन HACB थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अस्थायी होता है, अर्थात अनस्टेबल होता है। लेकिन बात जब हम HF की करते हैं तो HF के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कठोर अम्ल का कठोर क्षार के साथ। और आप लोगों को पता है कि HACB थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्थायी होता है, अर्थात स्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, आप लोगों का स्थायी अर्थात स्टेबल हो गया। अब मुझे एक बात बताओ यार, हम क्या बोल रहे हैं, क्या जो अपने H+ को आसानी से बाहर निकालना है उसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं, और जो अपने H+ को आसानी से बाहर नहीं निकालना है या धीरे धीरे बाहर निकालना है वो कौन होते हैं, आप लोगों के कौन होते हैं, उनके अम्लीय गुण आप लोगों के क्या होते हैं, कम होते हैं, या उनको मैं क्या बोल सकता हूं, दुर्बल अम्ल बोल सकता हूं, वीक एसिड बोल सकता हूं। अब देखो सुनो, ये HI आप लोगों को कौन हुआ, अस्थायी हुआ, अनस्टेबल हुआ। अब मुझे एक बात बताओ यार, जो चीज अस्थायी होगी, अनस्टेबल होगी, वो आसानी से अपने H+ को बाहर निकाल देगी, और अगर वो अपने H+ को आसानी से बाहर निकाल देगी तो उसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। इसीलिए HI के अम्लीय गुण हेलोजन अम्लों में सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि HI का जो कॉम्बिनेशन है HACB थ्योरी का अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन क्या है, अस्थायी, अनस्टेबल है, इसलिए अपने H+ को आसानी से बाहर निकाल देती है, इसीलिए इसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं हेलोजन अम्लों में। लेकिन बात जब मैं HF की करता हूं तो HF का जो कॉम्बिनेशन है HACB थ्योरी का अकॉर्डिंग ये क्या है, स्टेबल है। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो चीज स्टेबल होती है वो अपने H+ को आसानी से बाहर नहीं निकालती, ठीक है ना, या बहुत धीरे धीरे बाहर निकालती है, तो उस कंडीशन में उसके अम्लीय गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, एसिडिक नेचर उसके क्या हो जाते हैं, कम। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की डेफिनेशन यही होती है कि जो अपने H+ को आसानी से बाहर निकाल लें उसके अम्लीय गुण ज्यादा होते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं, और जो अपने H+ को आसानी से बाहर नहीं निकाल लें या बहुत धीरे धीरे बाहर निकाल लें उनके एसिडिक गुण कम होते हैं, उनके अम्लीय गुण कम होते हैं, या उनको हम दुर्बल अम्ल भी बोल सकते हैं, वीक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो HI के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि HACB थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये अपने H+ को आसानी से बाहर निकाल देता है, इसलिए HI के अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होते हैं। और HF के अम्लीय गुण सबसे कम इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो HF का जो आप लोगों का कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन आप लोगों को कौन है, स्थायी अर्थात स्टेबल है, तो ये अपने H+ को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए HF के जो अम्लीय गुण होते हैं वो सबसे कम होते हैं हेलोजन अम्लों में। बात समझ में आ गई ना। इसको हम किसके आधार पर समझ सकते हैं, HACB थ्योरी के आधार पर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर, ये मैंने अम्लीय गुणों का ऑर्डर लिखा है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये हेलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर लिखा है, ठीक है ना। हेलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का क्रम है, अम्लीय प्रकृति का क्रम है, ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति का क्रम है, मतलब एसिडिक नेचर का आप लोगों का ऑर्डर है। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालोगे तो इस ऑर्डर को जस्ट उल्टा कर दो भाई। अगर आप इस टाइप का स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, HF हुआ भाई। हेलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा हेलोजन अम्लों में वो सबसे ज्यादा कौन होगा, HF होगा। किसके अकॉर्डिंग, HACB थ्योरी का अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, कठोर का हो रहा है, और HACB थ्योरी का अकॉर्डिंग ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोगों को क्या होता है, स्टेबल। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। देखो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, HF होगा, उससे कम कौन होगा, HCl होगा, उससे कम कौन होगा, HBr होगा, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो आप लोगों को कौन होगा, HI होगा। तो ये क्या होगा आप लोगों का हेलोजन अम्लों का हेलोजन अम्लों का स्थायित्व क्रम, हेलोजन अम्लों का स्थायित्व क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो हेलोजन अम्लों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, HF होता है, उससे कम कौन होता है, HCl होता है, उससे कम कौन होता है, HBr होता है, और सबसे कम जो स्टेबल होता है वो कौन होता है, HI होता है। लेकिन अगर अम्लीय प्रकृति की बात करूं तो अम्लीय प्रकृति या एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका होता है, HI का होता है, उससे कम HBr का होता है, उससे कम HCl का होता है, और सबसे कम HF का होता है। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था, HACB थ्योरी ने। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि HI के अंदर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, हार्ड सॉफ्ट का हो रहा है। तो सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होने की वजह से ऐसे जो कंपाउंड होते हैं या ऐसे जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने H+ को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। और अगर वो आसानी से बाहर निकाल देंगे तो उनके अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बात जब हमने HF की थी तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हो रहा था अम्ल और क्षार का वो किसका हो रहा था, कठोर का, ठीक है ना। और ऐसा कॉम्बिनेशन HACB थ्योरी का अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये
NH+ को आसानी से बाहर नहीं निकालते या बहुत धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, इसलिए इनके अम्लीय गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये तो आप लोगों का अम्लीय क्रम मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज का नेचर हो गया, और ये आप लोगों के हेलोजन अम्लों का स्थायित्व क्रम अर्थात स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। बात समझ में आ गई ना। इस बात को किसने एक्सप्लेन किया था, HACB थ्योरी ने। तो ये उसकी दूसरे नंबर की एप्लीकेशन हो जाती है कि हेलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण हम HACB सिद्धांत से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। और ये जो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट बताया है, ये पॉइंट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा ध्यान में रखना कि जब H पर प्लस चार्ज आ रहा है तो H+ कौन होता है, कठोर अम्ल होता है, और H पर अगर माइनस चार्ज आ रहा है तो उस कंडीशन में आप लोग उसको क्या बोलोगे, मृदु क्षार बोलोगे अर्थात सॉफ्ट बेस बोलोगे। ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई ना। और इसी के साथ HACB सिद्धांत की आप लोगों की दूसरे नंबर की एप्लीकेशन भी कंप्लीट होती है, जिस पर हमने डिस्कशन किया है हेलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। बात समझ में आ गई ना। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के लेक्चर में मैंने HACB सिद्धांत की एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है, और मैंने 2 एप्लीकेशन आप लोगों के लिए समझा दी। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में हमने डिस्कशन किया था संकुलों के स्थायित्व के बारे में, और एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने जो डिस्कशन किया है वो हमने डिस्कशन किया है हेलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।